नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पेपर लेने जा रहे हैं। ये परीक्षा 2013 में आयोजित की गई थी। एसएससी सीजीएल मेंस जो 2026 में बीएसएससी आयोजित करेगी। बीएसएससी सीजीएल अभी घोषणा हो चुकी है, प्रीलिम्स होगा और उसके बाद मेंस होगा। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि इसमें दो पेपर होता है। पहला लैंग्वेज पेपर और दूसरा जीएस पेपर, जो कि प्रीलिम्स के ही सिलेबस की तरह रहता है, जिसमें हिंदी क्वालिफाइंग होता है और जो 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सामान्य अध्ययन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस से मिले जुले हुए प्रश्न रहते हैं। इस वर्ष यानी कि जो मेंस लिया गया था उसमें सामान्य अध्ययन से 60 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य अध्ययन से 60 प्रश्न थे और विज्ञान एवं गणित से 45 प्रश्न थे। तो लगभग मैं मान लेता हूं कि 150 में 80 प्रश्न विज्ञान और सामान्य अध्ययन के थे। तो इस लिहाज से सामान्य अध्ययन की तैयारी बहुत बढ़िया से करना चाहिए। ये आपके सिलेक्शन को निश्चित रूप से ही पक्का करेगा, इसीलिए लगातार इस पर काम कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था या शैक्षिक स्थल था? अब इस प्रश्न ने हमें हिंट्स दिया है कि हम यहाँ पर किस तरीके का हिंट्स लेकर जाएं, जरा देखते हैं। ऐसे तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता भी होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की पहचान थी। गुप्त समय के समय में इसे स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय कब शुरू हुआ था? तो गुप्त काल में इसे स्थापित किया गया था। कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि बिहार की जो पहचान है, बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण है, या बिहार को आप ऐसा समझें कि पूरे इतिहास के क्रम में जब हम बिहार को देखते हैं तो कुछ ऐसे जगह हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। बहुत बेसिक है, काफी मूलभूत है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी भी व्यक्ति को बिहार के कुछ शहरों के बारे में जानना चाहिए तो उसमें मेरा पहला नाम बोध गया का हो सकता है। इसे आपको जानना चाहिए, इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहिए, जैसे ये कहाँ है, इसके आसपास कौन सी नदी है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसी तरीके से राजगीर के बारे में जानना चाहिए, ये हमारी मगध साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। राइट, उसी तरीके से नालंदा के बारे में जानना चाहिए, पाटलिपुत्रा के बारे में जानना चाहिए, कितनी दफा पाटलिपुत्रा की क्या क्या नाम रहे हैं, जैसे कुसुमपुर, है ना। पटना अब हो गया तो पटना कब हुआ, इसका एक समय में नाम नजीमाबाद भी था, तो ये हो गया। उसी तरीके से आपको वैशाली के बारे में जानना चाहिए, वैशाली। राइट, वैशाली के बारे में जानना चाहिए, ये काफी महत्वपूर्ण हो गया। चंपारण के बारे में जानना चाहिए। यानी आप बिहार में कोई परीक्षा देने जा रहे हैं और इन जगहों को नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। उसी तरीके से आरा को भी आपको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? आरा से 1857 वीर कुंवर सिंह की धरती, है ना। उसी तरीके से दो नाम और मैं रिकॉल कर पाता हूं जो गांव का है। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव जीरादेई, इसको जानना चाहिए, यहां से सवाल होता है। या फिर जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि शताब्दी आरा, शताब्दी आरा। ठीक है, भागलपुर भी महत्वपूर्ण रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भागलपुर, मुंगेर, ये राजधानी के रूप में भी कुछ दिन रहा है। राइट, तो ये सभी जो जगह हैं वो अपने वजह से जरूरी हैं इतिहास में। आधुनिक समय में अगर आप मुजफ्फरपुर को भी देख सकें, जो वहाँ लीची का उत्पादन, या फिर दरभंगा,
मुजफ्फरपुर भी लिख देता हूं मैं, और दरभंगा। ये सभी काफी महत्वपूर्ण है। मैं हाल ही फिलहाल में आपको बिहार स्पेशल का एक पूरा का पूरा मटेरियल डिस्कस करूंगा, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये ध्यान में रखने के लिए कि बिहार स्पेशल होगा, और बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा होने जा रही है शिक्षा पदाधिकारी की, उसको टारगेट करके मैं ये करूंगा। तो ये था सवाल पहला। ये हमारे लिए बहुत सारे हिंट्स देकर गया कि हमें एक इन सभी नामों को भी गो थ्रू कर लेना चाहिए, इसे समझ लेना चाहिए। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोयरोट की रचना की? अब देखिए, इस तरीके का जो सवाल होता है वो हाल फिलहाल में किसी न किसी वजह से समाचार में होता है। आज अगर इस सवाल का उत्तर आप किसी टेक्स्ट बुक में ढूंढना चाहें तो मिलेगा भी नहीं। मैं आपको प्रश्नों की प्रकृति थोड़ा बता दूं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक तो रहता है कि ये इंफॉर्मेटिव बेस है। इंफॉर्मेटिव जैसे कोई चीज आपको पता है या नहीं, ये वन लाइनर जैसा, राइट। एक दूसरा प्रश्न का प्रकृति ये होता है जो करंट अफेयर से पूछा जाता है, जो भी हाल फिलहाल में जो कुछ न्यूज में है वहां से सवाल हो गया। और एक जो होता है वो ट्रेडिशनल होता है, यानी कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं और वहां के सवाल पूछे। हाँ, इसमें अब दो हो जाता है, एक वन लाइनर, राइट, और एक जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल। तो हमें हर प्रकार की प्रश्नों की तैयारी करके जाना चाहिए। एक एक अंक आपके सिलेक्शन को पक्का करेगा और आपको रेस से बाहर कर देगा। तो प्रश्न कुछ इसी तरीके के होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। बहरहाल आपसे ये सवाल पूछा गया कि पोयरोट जो एक जासूसी पात्र था, वो ऑगस्टा क्रिस्टी की उपन्यास थी। जो जासूसी बहुत सारे उपन्यास थे उनमें ये किरदार हमेशा रहता था। तो ये ऑगस्टा क्रिस्टी की बुक थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिव्स की रचना की थी? अब एक बार फिर से उसी तरीके का सवाल जो पिछले प्रश्न में था, उसी तरीके का यह भी सवाल है, और इसका उत्तर हो जाएगा वुड हाउस। कुछ कुछ ऐसे बुक्स हैं और उनके किरदार हैं जो काफी फेमस हैं, और 2013 के आसपास ये हो सकता है कि चर्चा में रहे हों। तो वुड हाउस की एक प्रसिद्ध कैरेक्टर था जिव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नगर कोझिकोड कहलाता था, तो कोझिकोड। अब देखिए यहां से एक सवाल, भारत के प्राचीन भारत के जो प्राचीन नगर हैं उनके वर्तमान नाम क्या है, या फिर कुछ ऐसे नगर जिनके नाम में परिवर्तन लिया गया है अभी हाल फिलहाल। अगर आप स्पीडी बुक फॉलो करेंगे तो उसमें एक सेक्शन जरूर दिया गया है प्राचीन नाम और नवीन नाम। जैसे उदाहरण के तौर पर मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया है, राइट। उसी तरीके से बहुत सारे शहरों के भी नाम बदले हैं या प्रक्रियारत हैं। तो प्राचीन नाम, भारत के शहरों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, यह सेक्शन एक बार करना है। एक हिंट्स और मैं आपको यहां देता हूं। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कंसेप्चुअल नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले प्रश्नों की प्रकृति को लेकर बताया था। आपको वैसे फैक्ट्स को बार बार दोहराना होता है, राइट। बार बार दोहरा कर ही आप उसे याद कर सकते हो। नगर कोझिकोड कालीकट का पुराना नाम था। ऐसे तो यह शहर काफी प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि 1498 ईस्वी में प्रथम यूरोपीय प्रथम यूरोपीय प्रथम यूरोपीय जो पुर्तगाली था, वास्को डिगामा, वो कालीकट के ही तट पर पहुंचा था, राइट, जो अभी वर्तमान में कोझिकोड कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीन की संसद क्या कहलाती है? बेसिक, एक बार मैं आपको बीएसएससी की ये परीक्षा है तो आपको मैं हिंट्स दे दूं कि यहां से क्या क्या सवाल हमको करके जाना चाहिए। बीएसएससी ने लिखा कि भारत और उसके पड़ोसी देश, उसके पड़ोसी देश। तो बेसिक जानकारी है कि हमें क्या करना है। पड़ोसी देश का मतलब हो गया चीन है,
नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, म्यांमार है। म्यांमार, इसे बर्मा कहते हैं। इतने हमारे पड़ोसी देश हैं। इन सभी देशों की क्या जाननी है? सबसे पहले राजधानी जान लेनी है, इनकी मुद्रा जान लेने हैं, इनके राष्ट्र प्रमुख जान लेने हैं, इनकी और क्या जाननी चाहिए? राजधानी, मुद्रा, राष्ट्र प्रमुख, संसद, इनका चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, यहां से भी सवाल पूछते हैं, तो हमें इनका राष्ट्रीय चिन्ह जान लेना है। ठीक है। छठा, ये कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन के सदस्य हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के यदि सदस्य हैं, ये सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हें जानना है। अगर ये भारत के साथ अभी कोई रिलेशन में है, किसी तरीके की बैठक में है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है, तो उसे जान लेना है। यानी आप बीएसएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, ये वाला सेक्शन करके जाइए, यहां से एक सवाल पूछा जा सकता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस प्रीवियस पेपर को बनवा देना नहीं है, इसके आंसर को बता देना नहीं है। ये भली भांति आप जानते हैं कि आपके पास भी ये प्रश्न होंगे और इसके उत्तर आपको पता है, लेकिन मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं कि बीएससीसी क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है और क्यों पूछ सकता है। राइट। बहरहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है, चीन की संसद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन काफी फ्रूटफुल होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, ये तो बहुत कॉमन सवाल है। 1961 में यूरी गागरिन, जो उस समय सोवियत संघ यूएसएसआर की तरफ से प्रयास किया गया था, और ये पहले व्यक्ति गए थे। राइट। अब आप भारत के परिप्रेक्ष्य में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक हिस्सा दे रखा है, तो इसरो ने जो प्रयास किया है, उसको आपको ध्यान में रखकर जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। देखो कितना शानदार सवाल है और कंफ्यूजिंग भी है। जो नए नवेले एग्जाम देने वाले हैं उनको लगेगा कि हमें बेल्जियम को पढ़ के जाना है, नॉर्वे को जाना है, नीदरलैंड को पढ़ के जाना है, लेकिन सवाल क्या पूछा? पाकिस्तान से। इसका मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इसका आंसर जो है वो पाकिस्तान है। और क्यों है, कुछ देर पहले ही मैंने भी चर्चा की कि भारत और उसके पड़ोसी देश को पढ़ के जाइए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, शेर नहीं है, बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड का है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो हिंदी में तो उसे समदाब, हिंदी में उसे समदाब रेखा कहते हैं, हिंदी में उसे समदाब रेखा कहते हैं, समदाब। ठीक है। और इसी को अंग्रेजी में आइसोबार कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो बहुत आसान था। चलते हैं। अब इसका जो कंसेप्ट है कि ये समदाब रेखाएं क्यों विकसित होती हैं, तो इसे थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, काफी संक्षिप्त समय में थोड़ा बताना कठिन होगा, लेकिन आप ये आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, याद रहे। मैं ठीक ठाक याद कर पा रहा हूं, अभी तो मैं मुश्किल से 2-3 सेट ही आपके समक्ष ले पाया, और मैं इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आप डिकोड कर पा रहे हैं। जरूरत है अनुशासन के साथ बने रहने का, भरोसा जताने का। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन आप बीएसएससी के 30-35 सेट, बिहार दरोगा के 15-20 सेट, बीपीएससी के 30-35 सेट लगा लेंगे, बिहार की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें आप सबों से आगे हो। राइट। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। यहां से एक सवाल पिछले सेट में मैं याद कर पा रहा हूं पूछा गया था, और प्रीहेलियन के बारे में पूछा गया था, है ना। आज जो पूछा गया इक्विनॉक्स के बारे में पूछा गया। तो दो तरीके के इक्विनॉक्स होते हैं, एक जो स्प्रिंग, और एक आप एक जो मार्च में देखते हैं, और एक जो सितंबर में देखते हैं। ठीक है। तो जो प्रश्न पूछा गया उसके विकल्प को देखते हैं।
यहां पर मार्च का दिया हुआ है 21, तो यही आंसर हो गया, मार्च 21। अब इक्विनॉक्स का मतलब जहां पे दिन और रात बराबर हो, जहां दिन और रात बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। तो देखिए ये सवाल जो है वो, यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए, और आपके सामने चार विकल्प हैं। तो इस प्रश्न की सोर्सिंग यदि मैं बताऊं कि कहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं कहूंगा कि भारत में जो कुछ प्रमुख नाम हुए हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए, बेसिक जानकारी है, बहुत कठिन मामला नहीं है। जैसे पंडित नेहरू का निधन हुआ था, वो लंबी बीमारी की वजह से हुआ था, और 1964 में इनका देहांत हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। सिख दंगे भड़के थे और उसके प्रत्युत्तर में इनके ही अंगरक्षक ने इनके ही आवास पर इन्हें मार दिया था। राजीव गांधी की भी हत्या एसिनेशन से हुई थी। श्रीलंका में जो भाषा विवाद चल रहा था, वहां सिविल वार चल रहा था, और उसमें जो राजीव गांधी हस्तक्षेप दे रहे थे, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में चुनावी कार्यक्रम था और वहां पर इनकी हत्या हुई थी। संजय गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो विमान दुर्घटना में हुई थी। इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय। ठीक है, तो संजय गांधी की जो मृत्यु है वो विमान दुर्घटना में हुई थी। यह प्रश्न 2013 में पूछा गया, लेकिन इसका संबंध बहुत पुराना है, और ये अवेयरनेस है भारत के बारे में, जो कुछ अवेयरनेस है, भारतीय राजनीति के बारे में अवेयरनेस है, वहां से सब किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। आपको मैं बताऊं कि यह सवाल क्या पूछा। जैसे आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यदि आप कोई गवर्नमेंट सर्विसेज की एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, इतने सारे लोगों के बारे में तो जानना चाहिए। ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब देखेंगे तो ए राजा, एंटोनी राजा, जिनके ऊपर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का नाम भी आया था, हालांकि ये बाद में ससम्मान बाहर निकल कर आए थे। प्रमोद महाजन भी रहे हैं। कपिल सिब्बल यूपीए गवर्नमेंट में, एनडीए गवर्नमेंट में ये रहे हैं, जो बाद में अपने ही भाई के द्वारा महाराष्ट्र में मार दिए गए। प्रमोद महाजन काफी बड़े नेता माने जाते थे। एंटोनी राजा दक्षिण भारत से हैं, डीएमके पार्टी से थे। कपिल सिब्बल कांग्रेस से थे। के आर नारायणन राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति भी रहे थे। राइट, यही आंसर। यह राजनीति के कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है। आगे चलते हैं। पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित रहे हैं। बाद में ये कोच भी बने थे, बाद में ये कोचिंग भी इन्होंने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं मीरा नायर, अरुंधति राय, आशा भोसले और मेनका गांधी। आशा भोसले जानी मानी गायिका हैं। मेनका गांधी पॉलिटिशियन है, संजय गांधी की पत्नी है। भाजपा से ये चुनाव जीतती रही हैं, पिछले चुनाव में संभवतः ये हारी, है ना। अब मैं आपको रिकॉल करा पाता हूं कि बुकर पुरस्कार को लेकर मैंने पिछले सेट में ही एक तस्वीर इस्तेमाल की थी, कि यह प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा व्यक्ति 2 बार बुकर जीता। लेकिन मैंने आपको हिंट्स दिया था कि आप ऐसा करो कि भारतीय नाम जो बुकर पुरस्कार जो आज तक जीता है उसे जरूर करके जाओ। देखो, और ये सवाल आ गया। वीएस नायपॉल इन अ फ्री स्टेट के लिए इन्हें मिला था। सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था। अरविंद अडिगा का द व्हाइट टाइगर के लिए मिला था। और गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला था। अब आपसे सवाल क्या पूछ सकता है, एक तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा कि किसे यह बुकर पुरस्कार मिला। ठीक है, आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि ये जो राइटर्स हैं और उनकी जो बुक्स हैं, तो बुक्स नेम आपको करके जाना है। बुक्स नेम यानी मैं आपको एक हिंट्स दे रहा हूं बाबू, कि
आपको कुछ ऐसे तथ्य हैं जो एक दिन में याद नहीं कर सकते हैं आप, तो एक योजना बनाइए। जो विविध सेक्शन है वो किसी भी सामान्य ज्ञान की किताब जो होती है लूसी एंड क्राउन, या आप स्पीडी फॉलो करते हो, तो जो ऐसी इंफॉर्मेशन है उनको प्रत्येक दिन कोशिश करो एक बार दोहरा जाए। इससे क्या होगा कि जब आपके सामने ये प्रश्न आएगा तो आप तुरंत उसे बना पाने में सक्षम हो पाओगे, राइट। इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, हमें एक क्लू निकाल पाता हूं कि क्या क्या फैक्ट पूछा जा सकता है, राइट। तो बुक्स नेम जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करके जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि ये बात ध्यान में रखना है, ये जो प्रश्न लिया गया था वो 2013 में लिया गया था, तब से कुछ परिदृश्य बदल गया, राइट। अब किसी को पता नहीं था कि आगे आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा। सम्मानित किया जा चुका है लता मंगेशकर को भी, सचिन तेंदुलकर को भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी। उस दौरान ये क्यों था न्यूज में? क्योंकि उस समय लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और बाकी लोगों को नहीं था, है ना। जगमोहन डालमिया जो है वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव रहे हैं, क्रिकेट से इनका संबंध रहा है, और ये बंगाल क्रिकेट से, बंगाल क्रिकेट से ये रहे हैं। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज इसका उत्तर कुछ और हो सकता है। जो आपको भारत रत्न से सवाल पूछ दिया जाए तो क्या हो सकता है, एक बार फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूं, हालांकि इसमें एक नाम मिसिंग है। 2024 में एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको पता ही होगा, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्हीं के द्वारा लाया गया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन के द्वारा लाया गया था और उन्हें पद्म विभूषण मिला, द्वितीय सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार। अब भारत रत्न से प्रश्न क्या पूछ सकता है, कोई भी सिविलियन अवार्ड से क्या प्रश्न पूछ सकता है कि जब भी ये सम्मान मिलता है तो प्रतीक क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर आप देखते होंगे कि पीपल का पत्ता है, राइट, और ये तांबे का बना होता है, उसके ऊपर चांदी का एक सूर्यनुमा तस्वीर है और उसके नीचे भारत रत्न लिखा है, तो यह मिलता है प्रतीक। उसके बाद से सम्मान राशि कितनी की है, ठीक है। थोड़ा और मैं अगर इसके अंदर जाकर देखूं कि क्या और सवाल ला सकता है, तो प्रतीक, सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र का मतलब है कि किन वजहों से आपको मिला। इसे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो आपको प्रेफरेंस, जो वरीयता है ना, यानी कि जो भारत रत्न अवार्डी होते हैं उनको प्रोटोकॉल में क्या जगह मिलता है। एक बुक आती है इंडिया ईयर बुक, उसमें इस पे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। देखिए अभी कुछ देर पहले प्रश्न आया था किन्हें एसिनेट किया गया था, उसमें नेहरू का नाम, तो ये नाम बार बार है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद करके जाना चाहिए, राइट। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 1964 है। इसके बाद ही 1965 में लाल बहादुर, 1964 में इनके देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। 65 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, 66 में लाल बहादुर शास्त्री की भी काफी अजीब परिस्थितियों में उनका देहांत हुआ था, जब वो एक समझौते, ताशकंद समझौते को लेकर गए थे, है ना, दूसरे देश में उनकी मृत्यु हुई थी, राइट। चलते हैं, तो पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, इनकी मृत्यु इस समय तक। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अब देखिए मेरे लिए तो ये बड़ा सरल हो जाए, वन लाइनर है कि मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है और मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मेरा काम यहाँ अधूरा होगा यदि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन ना दूं कि आयोग आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। विद्यार्थियों आपको ये सभी चिन्ह ध्यान में रखकर जाना है। कभी आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से पूछ लेगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन से, यहाँ के कैलेंडर, शक कैलेंडर कब शुरू हुआ, किसके समय में हुआ, 78 सीई कनिष्क के समय में, कुषाण शासक। वंदे मातरम कब अपनाया गया, हमारा राष्ट्रगीत। हमारा चिन्ह 3, ये अशोक चिन्ह, इसके नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया।
फल आम, मैग्निफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। राष्ट्रीय जीव जंगली जीव तो बंगाल टाइगर जिसे कहते हो। वृक्ष तो ये बरगद का वृक्ष। राष्ट्रीय जलीय जीव तो गांगेय डॉल्फिन, मोर, है ना। रुपए का चिन्ह जो डी उदय कुमार ने तैयार किया था, कब से अपनाया गया है? किंग कोबरा, ठीक है। एलिफेंट, लोटस, कद्दू, और साथ ही साथ ये हमारा राष्ट्रीय प्लेज कि हम सभी भारतीय भाई बहन भाई हैं, इस तरीके का आप स्कूल के दिनों में भी जो प्लेज लेते रहे होंगे, है ना। तो ये हमारे राष्ट्र से जुड़े हुए कुछ चिन्ह हैं, यहां से सवाल पूछे जाते रहे, तो आपको ये ध्यान में रखकर जाना है। ये आपको कंसेप्ट, अब यहाँ से बहुत सारा सवाल बनता है, मैं कभी विशेष रूप से सिर्फ इसी पर क्वेश्चन लेकर आऊंगा। यहाँ से 40-50 सवाल बनते हैं, जैसे तिरंगा को कब अपनाया गया, सफेद रंग क्या कहता है, केसरिया रंग क्या कहता है, इसमें तिलियों की संख्या क्या है, इसका क्या महत्व है, जन गण मन कब लिखा गया, किसके द्वारा सबसे पहले गाया गया, कहाँ गाया गया, सख संबंध कब शुरुआत ली गई, सख संबंध क्यों शुरुआत ली गई, ये तमाम बातें जो होंगी वो हम लोग चर्चा करेंगे। अगला है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास। अभी मैं कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था और यहाँ पर प्रश्न के रूप में पूछ दिया। तो हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो सख कैलेंडर है ना। सख शासकों के द्वारा शुरुआत किया गया था, है ना। और चैत महीना, जो होली के बाद का जो पहला महीना होता है, वो आपको चैत महीना जो है राष्ट्रीय कैलेंडर। तो यहाँ पर एक हिंट्स मिल गया कि एक तो अंग्रेजी कैलेंडर है जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है, राइट। और दूसरा एक जो भारतीय परंपरागत कैलेंडर है जो चैत्र मास से फाल्गुन मास तक चलता है, राइट। तो इसे आप लोगों को करना है। ये चंद्र और सौर यानी सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या करके जाना चाहिए। सोर्सेज अगर पूछेगा कैलेंडर का नाम तो मैं बता दूंगा, इसके बारे में डिटेल्स में आपको 11th की ज्योग्राफी में दिया हुआ है जब आप क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे। चलते हैं। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। बहुत ही हल्का आसान सवाल है, फ्री का नंबर है ना। हमारे पहले दार्शनिक राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, जिस नाम से भी, जिस आइडेंटिटी से आप इन्हें पहचान सकें, राधा कृष्णन के जन्मदिवस। अब आपसे कुछ और सवाल। जो राष्ट्रीय दिवस है भारत का वो 3 है। एक तो 15 अगस्त, और मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ कि ये क्यों है। उसके बाद से 26 जनवरी काफी सामान्य है, और दूसरा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर थोड़ा सा ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी की जयंती। अब जो एक थोड़ा और जो नया एडिशन लिया गया है हाल फिलहाल के सरकारों के द्वारा निर्णय है, मैं यहाँ पर आधा काम करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आधा काम आप कमेंट बॉक्स में करें। पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस हिंट्स है, इसका संबंध बोस से है, सुभाष चंद्र बोस से, राइट। उसकी तरह से जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस जो है इसका संबंध बिरसा मुंडा से। आपको डेट निकालना है, कमेंट करना है, ठीक है। ये 2 डेट हैं जो हाल फिलहाल शुरू किए गए थे। एक और डेट राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस अभी हाल फिलहाल ये सभी शुरू किए गए हैं, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है, राइट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। मैं पिछले कुछ सवालों में जो बताता हूं वो रिपीट हो रहा है, इसी तरीके से आप आगे की सेट में भी रिपीट देखेंगे, उसके आगे की सेट में भी रिपीट देखेंगे, इसलिए काफी संक्षिप्त पाठ्यक्रम है, ज्यादा कठिन पाठ्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था 1875 में। और आपको मैं एक गेस कर दूं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, और 1875 में इसे पहली दफा लिखा गया था।
बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उनकी पुस्तक आनंदमठ, राइट। तो इस वर्ष यानी कि 2025 में 150 वर्ष पूरे हुए, तो काफी धूमधाम से मनाया गया है। तो ये हमारे लिए प्रश्न हो सकता है, यहां से एक दो सवाल आ सकते हैं। चलते हैं आगे। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ था। अब तो यूट्यूब वीडियो का लोकप्रिय होने का कोई पैरामीटर नहीं है। 2013 में कोई नई बात थी, आज से 12 साल पहले। तो ये सवाल हो गया। मुझे ठीक ठीक याद है कि दक्षिण भारतीय एक अभिनेता थे, धनुष। वो कोई गायक भी नहीं है, लेकिन उनकी एक गीत कोलावेरी डी पता नहीं क्यों वायरल हो गई थी, राइट। तो इस समय के आधार पर एक द लास्ट लेक्चर जो है, द लास्ट लेक्चर जो था वो काफी प्रसिद्ध हुआ था, उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था। इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है वायरल, जहां तहां फैल जाना, राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? अब आपको मैं बताऊं कि हालांकि ये प्रश्न तो 2013 में लिया गया है, लेकिन 2014 के बाद बहुत सारे उथल पुथल हुए, और उसमें जम्मू कश्मीर यूटी का स्टेटस, पहले ये राज्य था, जम्मू कश्मीर भी यूटी बना, है ना। उसके बाद से लद्दाख यूटी बना, ये दो हिस्सों में बंटकर लद्दाख को भी बनाया गया। उसके साथ ही साथ कुछ और भी थे जिसे कंबाइंड किया गया, लेकिन नंबर्स जो हैं वो 6 ही हैं उस दौरान के परिप्रेक्ष्य में, राइट। चलते हैं। आज 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी 8 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा, ये सवाल रिपीट है, यानी भारत और उसके पड़ोसी देश जितने हैं उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। मैकमोहन रेखा किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा, भारत और चीन के बीच की ये सीमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देखिए, आप इस भारत के मानचित्र में देख पाते होंगे कि अलग अलग रेंज, आपको पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दिए गए हैं, और आपको इसे याद करना चाहिए या समझ लेना चाहिए। याद करने से ज्यादा बेहतर शब्द है, मैं कहूं कि इसे समझ लेना चाहिए। जैसे जो सतपुड़ा की मैं बात कर रहा हूं वो ये है, राइट। कैमूर रेंज है, मैकाल रेंज है, अरावली पर्वत है, ये विंध्यरेत है रेंज है जो सबसे पुराना है, और ये पटकाई बुम, ये वाला है ना, अजंता, महादेव श्रेणी। ये करके जाइए, एक सवाल आता है। जैसे आपसे एक बार सवाल पूछा था कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहां पर मिलता है, तो नीलगिरी हिल्स, तोदा बेटा, नीलगिरी हिल्स ये वाला, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, और फिर उसके नीचे है अन्नामलाई, राइट। तो इसके लोकेशंस आपको ध्यान में रखने हैं, यहां से सवाल पूछा जाता रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? विश्व में सबसे ऊंचा है और 8850 मीटर है, पहले 48 मीटर था, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तालचर कोयले की खानें कहाँ है? उड़ीसा में। तालचर खाना कहाँ है? उड़ीसा में। तो भारत के जो खनिज हैं कहाँ पर कौन पाया जाता है, ये बेसिक बात आपको जानना चाहिए। अगला सवाल है, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। ये तो आईक्यू बेस्ड है, बिहार कैसे हो सकता है इस नाम में, राइट। समुद्र की किनारा नहीं है, तो बिहार उत्तर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगला है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। भारत के जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस रहे हैं उनके समाधि का विशेष नाम है। यहाँ पर मैं कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूँ, देख लेंगे। राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, उदय भूमि के आर नारायणन, वीर भूमि राजीव गांधी, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पटना में है, नारायण घाट गुलजारी नालंदा, समता स्थल जगजीवन राम, ये भी बिहार से हैं। तो क्वेश्चन अगर बिहार बेस्ड कोई परीक्षा होने जा रही है तो जगजीवन राम को याद कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद को ध्यान में रखिए, राजघाट याद रखिए, पूछा जा सकता है ना। चैत्र भूमि बी आर अम्बेडकर, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा, सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि
कभी ये प्रश्न हो सकता है कि ये जो अलग अलग जगह हैं वो स्थान कहाँ पर है, ये भी, जैसे राजघाट दिल्ली में है, राइट, लेकिन आपको मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट जो है ये पटना में है, बांस घाट के बगल में है, राइट। तो ये भी कभी कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन अधिकतर नाम ही पूछता है। पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनका देहांत और उनका अंतिम देहांत के बाद जो उनका समाधि जो है वो हैदराबाद, तो ये भी हो सकता है, राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। मैं देख पा रहा हूं कि मैं जो अब तक 28 प्रश्न मैंने किया, नेहरू की चर्चा 3 बार हो चुकी, तो ध्यान में रखना है ये काफी प्रसिद्ध है नाम, और यहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता रहा। तो नेहरू के बारे में मैं बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो 7 बार, कितनी दफा, 7 बार, 7 टाइम्स वो आईएनसी के अध्यक्ष रहे, 7 टाइम्स वो आईएनसी के अध्यक्ष रहे, ठीक है। पहली दफा 29 में, पहली दफा 29 में लाहौर अधिवेशन, ठीक है। और 30 में क्या था, एक जो स्वतंत्रता की बात, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराना, ये हुआ था, राइट। उसके बाद कुल मिलाकर ये 7 बार बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से पहले भी ये रहे, यानी कि उस दौरान 38, 37, 36, 37 में, क्योंकि 38 में सुभाष चंद्र बोस पहली दफा बने थे और 39 में बने थे, जो त्रिपुरी संकट और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। तो आपको एक सेक्शन करके जाना है ये सभी विविध के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। भारत में प्रथम, ये आप लूसेंट वगैरह को देखेंगे तो वहां से ये सवाल रहता है, वहां पे ये दिया हुआ है, भारत में प्रथम पुरुष महिला, ये तो ये करके जाना है ये सेक्शन। अगला है, भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा, यानी पहले जो ना फिल्मों होती थी उसमें साउंड नहीं होता था, तो हरिश्चंद्र जो है, राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी और पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस सेगमेंट में इतना ही रहने देते हैं। अगले सेगमेंट में बाकी के क्वेश्चंस के साथ मैं आऊंगा और फिर डिकोड करूंगा कि उस प्रश्न से आज की तारीख में बीएसएससी क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। आप वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है या नहीं, आपका क्या कंसर्न है। थैंक यू।